ओके, फिर स्टार्ट करते हैं एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस के एनालिसिस के साथ। तो सबसे पहले मैं कुछ प्रीलिम्स के क्वेश्चंस के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। एक्चुअली मैंने पिछला एक वीडियो बनाया था एक हफ्ते पहले, जिसमें मैंने ये समझाया था कि यूपीएससी क्वेश्चन बनाता कैसे है और वो क्या चाह रहा है आपसे। तो अगर आपको ये चीज़ डिटेल में देखनी है तो प्लीज़ वो वीडियो देखो जाके। पर अभी मैं आपको क्वेश्चन करते करते धीमे धीमे वो सारी चीज़ें बताता रहूँगा। यूपीएससी चाहता है कि आप जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइडेड चीज़ें हैं, जैसे कि एनसीईआरटीज़ हो गई और पीवाईक्यू देमसेल्फ हो गए, आप उन्हीं को अच्छे से पढ़ो। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वो चाहता है कि आप सिर्फ एक रटने वाली मशीन ना हो, कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, कि आपका एप्टीट्यूड अच्छा हो। जो फाइनली वो क्वेश्चंस बनाता है उसमें यही दो चीज़ें यूज़ होती हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट्स जो कि एनसीईआरटीज़ और पीवाईक्यूज़ में हो, एंड एप्टीट्यूड, राइट। एंड आई एम सेइंग कि 80 से 90% क्वेश्चंस जो होते हैं वो इससे कुछ हद तक सॉल्वेबल होते हैं। Of course, there are some questions around 10% which are factual, जो कि सही में करंट अफेयर्स पे होंगे। पर हम अभी इन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं जो कि 80 से 90% होती हैं, जिनको आप बेसिक्स के थ्रू सॉल्व कर सकते हो। ठीक। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन है। अब अगेन मैं यूपीएससी जिस तरीके से क्वेश्चन पूछता है उसको मैं दो हिस्सों में बांटूंगा। एक तो किसी भी क्वेश्चन में जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन आप देख रहे हो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट वन दिया है सर्कुलर इकोनॉमी reduces the emissions of greenhouse gases. Statement 2 दिया है circular economy reduces the use of raw materials as inputs. And the third one is circular economy reduces wastage in production process. So I think the concept which is being talked about in this question is circular economy. ठीक। ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ होगी इस क्वेश्चन के बारे में। पर अब उसके अलावा आप देखो कि इस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर कैसा है। इस क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट है। उसके साथ ये स्टेटमेंट्स एक तरीके से बनाए गए हैं। ये जो है ये स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट है इस क्वेश्चन का, राइट। तो अगर हम इन दो चीज़ों में बांट के रखें क्वेश्चंस को, तो हम दोनों चीज़ों को देख सकते हैं कि कैसे यूपीएससी दोनों चीज़ें पूछता है। फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो स्ट्रक्चर है 3 स्टेटमेंट और फिर उसके बाद असर्शन रीजन वाला, ये यूपीएससी ने नया नया पूछा है। वो क्यों ये नए नए स्ट्रक्चर्स लाते हैं? क्योंकि वो आपका एप्टीट्यूड चेक करना चाहते हैं। ओवरऑल इस तरीके के 15-16 स्ट्रक्चर्स हैं। आप उन सब स्ट्रक्चर्स से अगर पहले से अवेयर होगे तो आप पेपर के समय काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। जैसे, और हर एक जो स्ट्रक्चर होता है उसका एक वल्नरेबिलिटी होता है। वल्नरेबिलिटी मतलब उसको आप एक्सप्लॉइट कर सकते हो, उसको आप यूज़ कर सकते हो, लॉजिक यूज़ कर सकते हो, ताकि आपको कम से कम फैक्चुअल नॉलेज के साथ आप क्वेश्चन सॉल्व कर सको। जैसे इसके लिए एक दूसरा क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ जो ईजी पड़ेगा। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें आप ऑप्शंस को देखिए, इसके स्ट्रक्चर को देखिए। इसमें 3 स्टेटमेंट्स हैं, फिर ऐसे ऑप्शंस दिए हैं। अब इसमें अगर आपको बस मान लो ये पता है कि सेकंड ऑप्शन गलत है, ठीक, तो क्या होगा? मान लिया सेकंड ऑप्शन गलत है, तो सॉरी सेकंड स्टेटमेंट अगर गलत है तो ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों में टू आता है। और जब आप ए और बी को देखोगे तो इन दोनों में ही वन सही है, राइट। तो वन अपने आप सही हो जाता है और आपको सिर्फ और सिर्फ थ्री पे डिसीजन लेना होगा, राइट। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसकी वल्नरेबिलिटी है कि अगर आपको बस एक भी पता चल गया गलत है सेकंड वाला, तो दूसरा अपने आप सही हो जाता है। और बस आपको एक स्टेटमेंट जो है थर्ड वाला, उसकी अगर आपको ट्रुथ वैल्यू पता है तो आप आंसर निकाल लोगे, ठीक। तो आप समझ रहे हो ना, इस स्ट्रक्चर को यूज करके हम बहुत कम नॉलेज के साथ आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पे अपने को पहले वाले का क्या ट्रुथ वैल्यू, उससे कोई लेना देना ही नहीं है। इस केस में जो मैंने स्पेशल अभी अपने आप से केस बनाया है उसमें, ऐसे ही अगर हम पहले क्वेश्चन पे वापस आए तो अब जो इसमें जिस जो स्ट्रक्चर है उसकी क्या वल्नरेबिलिटी है वो देखते हैं। तो अगर आप स्टेट ऑप्शंस देखोगे तो पहले ऑप्शन में दिया है कि टू और थ्री स्टेटमेंट करेक्ट है एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट वन। ना अगर दोनों चीज़ें स्टेटमेंट वन को एक्सप्लेन करती हैं, उसका मतलब है कि स्टेटमेंट वन भी राइट है ना। क्योंकि मतलब कोई किसी चीज़ को एक्सप्लेन तभी करेगा जब वो सही है कि नहीं। तो आपका जो पहला ऑप्शन है उसमें तीनों सही है, ये टिक बना रहा हूँ मैं, ठीक। जो दूसरा वाला है अगेन आप देखोगे बोथ टू थ्री आर करेक्ट बट ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट वन। अगेन क्योंकि एक्सप्लेन कर रहा है, इट मीन्स वो सही है तभी एक्सप्लेन कर पाएगा। इसमें भी तीनों सही है। इसमें ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड एक्सप्लेन स्टेटमेंट वन। तो स्टेटमेंट वन तो इसमें भी सही है। इसमें एक सही है और एक गलत है, ये दिया है, ठीक। और लास्ट वाले पे आएंगे हम अगर,
तो नाइदर स्टेटमेंट 2 and 3 इज करेक्ट। तो 2 and 3 तो गलत है, पर 1 के बारे में हमें कुछ नहीं दिया है, राइट। अगर देखो वो गलत ही उनको बोलना होता तो वो यहाँ पे देते कि ऑल द स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, ठीक। साफ बात है, वो कॉमन सेंस से अगर आप सोचो, अगर नहीं दिया इसका मतलब है जहाँ तक है स्टेटमेंट 1 सही है, राइट। ये मतलब कॉमन सेंस लॉजिक से ये चीज़ समझ में आ रही है। 10 अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखोगे तो इस स्ट्रक्चर की वल्नरेबिलिटी ये है कि जो स्टेटमेंट 1 है ये ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाता है, ठीक। अगर ये जो स्ट्रक्चर है यूपीएससी ने पहली बार ही पूछा था आई गेस 2025 में, और अगर आप पहले से समझ के जाते कि यूपीएससी इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाता है तो आप उसकी वल्नरेबिलिटी ढूंढने का सोचते पेपर के टाइम। और अगर आप सोचते तो आपको ये पता चल जाता कि इस तरह के क्वेश्चंस में स्टेटमेंट 1 तो ऑटोमेटिकली करेक्ट है। और अगर आपको ये पता चल जाता तो ऐसे ऑलमोस्ट आई थिंक 6-7 क्वेश्चन थे, उन 6-7 क्वेश्चन को करने में आपको बहुत हेल्प मिल जाती अगर आप ये चीज़ फिगर आउट कर लेते पेपर के टाइम, ठीक। तो अगेन एप्टीट्यूड वाला जो पार्ट है वो यूपीएससी चेक करना चाहता है, ये हमें हमेशा याद रखना है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कॉन्सेप्ट्स, इट्स ऑल्सो अबाउट लॉजिक एंड एप्टीट्यूड। अब चलो ये तो हमें समझ में आ गया कि स्टेटमेंट 1 सही है। अब क्वेश्चन सॉल्व करने पे आते हैं। सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में पूछा गया। नाउ सर्कुलर इकोनॉमी इज अ वेरी सिंपल टर्म। अगर किसी ने भी तैयारी की है यूपीएससी के बारे में स्ट्रांगली अच्छे से, तो सर्कुलर इकोनॉमी उसको हमेशा कभी ना कभी पता चला ही होगा। नहीं भी अगर पता है तो कुछ ना कुछ आप वर्ड से मतलब निकाल सकते हो कि सर्कुलर इकोनॉमी मतलब कि चीज़ें सर्कल में होती हैं, और साथ में आपको दिया है कि एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड है, ठीक। क्योंकि हमें पता है कि पहला स्टेटमेंट बाय डेफिनेशन करेक्ट है, तो आप इससे इन्फर भी कर सकते हो सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब कि यार ग्रीन हाउस गैस निकलती हैं और सर्कुलर इकोनॉमी है, इसका मतलब तो यही होगा कि चीज़ों को हम बार बार यूज़ करें ताकि ग्रीन हाउस गैस कम निकले, ठीक। तो वही है कि आपको कॉन्सेप्ट वैसे ही पता होगा क्योंकि बहुत सिंपल है। नहीं भी पता है तो आप स्ट्रक्चर को यूज़ करके डिड्यूस कर सकते हो इसकी इंफॉर्मेशन, ठीक। आप सेकंड वाले पे आओ। सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द यूज ऑफ रॉ मटेरियल एज इनपुट। अगेन कॉमन सेंस है कि हम लोग क्योंकि बार बार चीज़ें रीयूज कर रहे हैं, यही डेफिनेशन है सर्कुलर इकोनॉमी की, तो रॉ मटेरियल को इनपुट की तरह यूज़ करेंगे डेफिनेटली, सो दैट इज करेक्ट। तीसरे पे आओ। सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस वेस्टेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। अगेन प्रोडक्शन प्रोसेस में अगर हम चीज़ें रीयूज कर रहे हैं तो वेस्टेज कम होगा फॉर श्योर। तो ये दोनों ही सही है। और क्या ये दोनों पहले को एक्सप्लेन करते हैं? पहला सही है वो तो हमें पता ही है, पर क्या ये दोनों एक्सप्लेन करते हैं? डेफिनेटली करते हैं, क्योंकि अगर रॉ मटेरियल कम यूज़ होंगी, वेस्टेज कम होगा, तो ग्रीन हाउस गैसेस कम निकलेंगी, राइट। ग्रीन हाउस गैसेस क्यों निकलती हैं? क्योंकि आप कुछ फ्यूल बर्न कर रहे हो, एनर्जी यूज़ कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो उससे ग्रीन हाउस गैस निकलती है। अगर वो सब चीज़ें रीयूज हो जाएंगी तो ग्रीन हाउस गैस कम निकलेगी, एंड दस आंसर इज ए, ठीक। तो दिस वॉज अ प्रेटी सिंपल क्वेश्चन। ये तो ऐसा है जो आप 100% अटेम्प्ट कर पाएंगे अगर आप सिंपल बेसिक्स पढ़ के जाओगे और पीवाई क्यूज एनालाइज कर पाओगे। इसमें बस एक चीज़ जिससे लोग पेपर के टाइम थोड़ा इशू आ सकता था वो यही था, स्ट्रक्चर वाली बात जो मैंने बताई। ये स्ट्रक्चर क्योंकि नया था तो आप इससे थोड़ा ओवरवेलम हो सकते थे, पर अगर आप पहले से सोच के जाओगे यूपीएससी नए नए स्ट्रक्चर्स पूछ सकता है तो आप वहाँ पे काम रहोगे, कलेक्टेड रहोगे और आप ऐसे सिंपल क्वेश्चंस कर पाओगे। ओके।